नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। उत्तराखंड के इतिहास में हमने गोरखा शासन स्टार्ट किया था, जिसमें भाग 1 हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे भाग 2 और इसी के साथ हमारा गोरखा शासन कंप्लीट हो जाएगा। भाग 2 में हम सबसे पहले बात करेंगे गोरखा प्रशासन की। ठीक है, तो देखिएगा जो गोरखा का प्रशासन है, गोरखों का उत्तराखंड में शासन 1815 तक रहा। गोरखा जिन जिन राज्यों को विजिट करते थे वहां अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते जाते थे। ठीक है, यानी कि हमारे पास से 1815 तक रहा। यानी कि आपको ध्यान होगा कि 1790 में गोरखाओं ने अल्मोड़ा में यानी कि कुमाऊं में अधिकार कर लिया था और 1804 में गढ़वाल क्षेत्र में अधिकार कर लिया था, और यहाँ ये रहे हैं पूरे उत्तराखंड में 1815 तक। तो जहां जहां हमारे पास जिन जिन राज्यों में गोरखा क्या करते थे, जिन्हें जीत लेते थे, वहां एक अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, और इन प्रतिनिधि को सुब्बा या सूबेदार और नायाब सूबेदार कहा जाता था। जो सुब्बा होते हैं वो गवर्नर के समान था। जैसे कि हमारे पास से गोरखा गढ़वाल क्षेत्र जीत लिया, तो गोरखा क्या करते थे, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ नियुक्त कर देंगे और उसे बोला जाएगा सुब्बा, जो कि गवर्नर के समान होता था। इसके नीचे यानी कि जो सुब्बा या सूबेदार है, उसके नीचे जो काम करने वाला था या इसकी सहायता करने वाला था, उसे बोलते थे नायाब सुब्बा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहला जो सुब्बा था या पहला सूबेदार कौन था। मैंने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। गोरखा द्वारा प्रशासित राज्य अनेक फौजदारियों तथा परगनों में विभक्त था। अब आता है इनका सैनिक प्रशासन। गोरखाओं का सैनिक प्रशासन भी सैनिक प्रशासन था, यानी कि इनका जो सैनिक प्रशासन था वो भी थोड़ा सा क्या था, तगड़ा था, यानी कि पावरफुल था। ठीक है, जो सेना थी वो दो भागों में बटी थी। एक होती थी अस्थाई सेना और एक थी स्थायी सेना। जो अस्थाई सेना थी उसमें गोरखा लोगों से भिन्न जो लोग हुआ करते थे, ये उन्हें भर्ती करते थे। और जो स्थायी सेना थी उसमें ये सिर्फ उन्हीं लोगों की नियुक्ति करते थे जो कि गोरखा होते थे, यानी कि इनमें नियुक्ति गोरखा लोगों द्वारा ही की जाती थी और इन्हीं को ये क्या करते थे, उच्च पद देते थे। ठीक है, अब जो स्थायी सेना है वो फिर से दो भागों में विभाजित थी। एक थे हमारे पास से जागरिया और एक थे ढाकरिया। अब देखिए हमारे पास से ढाकरिया कौन होते थे। जिन सैनिकों को 1 वर्ष के बाद परिवर्तित किया जाता था, उन्हें 2 वर्ष तक सेना में नहीं लिया जाता था। ये सैनिक ढाकरिया कहलाते थे, यानी कि 2 वर्ष के बाद इन्हें दोबारा लिया जाएगा। और जागरिया कौन होते थे, हमारे पास से नियुक्ति काल में जो सैनिक थे वो जागरिया कहलाते थे। इसके बाद नेक्स्ट है जो अस्थाई सेना है। अस्थाई सेना से कोई भी उच्च एवं निम्न अधिकारी नहीं बनाया जाता था। क्यों नहीं बनाया जाता था? क्योंकि अस्थाई सेना में क्या थे, गोरखा लोगों से भिन्न लोग थे। ठीक है, इनका जो प्रमुख हथियार था वो खुखरी, बंदूक और तोपे था। उनमें भी अगर कभी ऑप्शन आता है, अगर सपोज ऑप्शन में तीनों ही हो गया, तो इनका जो प्रमुख हथियार है वो मेनली हमारे पास था खुखरी। अब इनका जो है न्याय प्रशासन, इनका जो न्याय प्रशासन भी हमारे पास से एक तरीके से सैनिक प्रशासन ही था। ठीक है, तो इनका जो न्याय प्रशासन है वो सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित था, और जो मामलों की सुनवाई करता था वो करता था विचारी नामक अधिकारी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मामलों की सुनवाई करने के लिए जो अधिकारी था वो था हमारे पास से विचारी। और इनका जो न्याय था वो मौखिक पूछताछ के द्वारा विवादों के कारणों का पता लगाया जाता था। यानी कि अगर सपोज दैट किसी दो के बीच विवाद हो गया, तो कारणों का पता लगाने के लिए मौखिक पूछताछ की जाती थी। और साक्षियों को हरिवंश की पोथी की सब कसम दिलाई जाती थी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे वहाँ क्या करते हैं, गीता की कसम दिलाते हैं ना, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। तो इनको क्या किया जाता था, हरिवंश की पोथी की शपथ दिलाई जाती थी। और जो न्याय था वो दिव्य प्रणाली के द्वारा किया जाता था। अब न्याय हेतु जो प्रचलित दिव्य है, एक है गोलादीप। देखिए गोलादीप में क्या होता था, वैसे आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। इसमें अंतर क्या होता था, जो वादी और प्रतिवादी है, जिनके सपोज दैट ये दो हैं, दोनों के बीच विवाद हुआ, तो एक वादी एक प्रतिवादी है, इन दोनों के हाथ में क्या करते थे, गर्म लोहे की सलाखें पकड़ा देते थे, और जिसका हाथ जल जाता था उसे दोषी मान लिया जाता था। तो इनकी न्याय प्रणाली बहुत अजीब थी, और क्या कहते हैं हमारे पास से बहुत ज्यादा क्या थी, सख्त थी। ठीक है, अब आता है तराजू द्वीप। तराजू द्वीप में क्या करता था, तराजू है, थोड़ा सा सोचिए, एक वादी एक प्रतिवादी है, तो दोनों को क्या करा जाता था, तोला जाता था। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास से जब अगर सपोज दैट होता है ना, अगर सुबह आप अपना वेट नापो और शाम को वेट नापो, तो थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है। तो तो यहाँ क्या करा जाता था, हमारे पास से दोनों का वेट किया जाएगा और शाम को फिर से वेट किया जाता था। जिसका वेट शाम को ज्यादा आ जाएगा तो उसे निर्दोष मान लेंगे। ठीक है, वैसे था कढ़ाई दीप। कढ़ाई दीप में क्या था, गरम तेल करते थे, मतलब कि गरम तेल किया कढ़ाई में और दोनों का हाथ डाल दिया, जिसका हाथ जल गया वो दोषी हो गया। वैसे ही जल दीप, दोनों को पानी में डाल दिया। ठीक है, पानी में डालने के बाद जो डूब के मर जाएगा वो दोषी हो गया, जो बच जाएगा वो निर्दोष हो गया। वैसे ही जहर दीप में जहर पिला देते थे, तो जहर पीने से जो मर जाएगा तो वो हमारे पास से दोषी हो गया, जो बच गया वो निर्दोष हो गया।
ठीक है, वैसे ही हमारे पास है ये है घात का द्वीप है, काली हल्दी द्वीप है, काली हल्दी द्वीप भी सेम यही है, जहर द्वीप जैसा ही। और ये है आपके पास है मंदिर द्वीप। तो इनके ये न्याय हेतु प्रचलित दिव्य थे, जिन्हें या दिव्य दिव्य या दीप भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है गोरखाओं द्वारा लगाए गए कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखाओं ने हमारी जो जनता है, इनकी उत्तराखंड की जनता उस समय, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया था अपनी एक तो न्याय प्रशासन से और कर लगा करके। इसीलिए ये लोग क्या चाहते थे, गोरखाओं से मुक्त होना चाहते थे। इनमें जो कर हैं वो इंपोर्टेंट कर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इन्हें अच्छे से प्रॉपर नोट्स में लिख लीजिएगा। एक है कुसही कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्राह्मणों से लिया जाता था। पुंगाड़ी कर, भूमि कर, यानी कि ये क्या कहता था, भूमि कर इनकी आपके पास से जो लैंड टैक्स है वो था। इसी से सैनिकों का वेतन दिया जाता था। ठीक है, और माना जाता था कि सालाना 1.5 लाख रुपए की इनकम इनकी भूमि कर से ही होती थी। फिर है सलामी कर, ये लिया नहीं जाता था, ये दिया जाता था। अफसरों को दिया जाने वाला, सलाम करते हैं ना। ठीक है, क्योंकि अफसरों को इसलिए दिया जाता था क्योंकि अफसर क्या होंगे, सारे के सारे गोरखा थे। इसलिए क्या करते थे, अफसरों को सलामी के बदले टैक्स दिया जाता था। फिर था मांगा कर। मांगा कर प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था, लिया जाता था, ध्यान रखना, दिया नहीं जाता है, टैक्स है, लिया जाता था। एक है टान या तान कर। अब ऐसे ध्यान रखिएगा, तान का मतलब जनरली कपड़ा होता है। तो जो भोटिया बुनकर होते हैं, जो कपड़े बनाते थे, ये उनसे लिया जाता था। नेक्स्ट है मिजारी कर। मिजारी कर शिल्प कर्मियों व जागरियों ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है, जो जागरीय ब्राह्मण होते थे, जो शिल्पकर्मी होते थे, उनसे लिया जाता था। घी कर, थोड़ा सा नाम से, घी, घी का मतलब आपके पास है जिन दूध दही से आएगा घी। तो दुधारू पशुओं के मालिकों से, जिनके पास ऐसे पशु होंगे जिनके गाय भैंस दूध देते थे, तो उनके मालिकों से घी कर लिया जाता था। एक है मौकर। मौकर हमारे पास है प्रति परिवार 2 रुपया लिया जाता था, ध्यान रखिएगा। एक है मरोकर, पुत्रहीन व्यक्ति से, यानी कि ऐसे दंपति जिनका कोई पुत्र नहीं होता था, तो उनसे लिया जाता था मरोकर। अब आते हैं गोरखा और अंग्रेज, क्योंकि आपको पता है गोरखा के बाद यहाँ क्या आए थे, अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेजों का जो, अंग्रेज स्टार्टिंग में आए कैसे थे। ठीक है, तो हमारे पास से हमने देखा था अंतिम जो गढ़वाल नरेश था वो प्रद्युम्न शाह था। और प्रद्युम्न शाह के दो बेटे थे, एक था कुंवर प्रीतम शाह, ध्यान रखिएगा, एक था कुंवर प्रीतम शाह, और एक हमारे पास था सुदर्शन शाह। तो कुंवर प्रीतम शाह को तो गोरखा ने क्या कर लिया था, कैदी बना करके ले गए थे, काठमांडू में रख लिया था। और जो सुदर्शन शाह है वो निरंतर क्या करते थे, अभ्यास में रहे कि कैसे मैं क्या कर लूं, अपना जो गढ़वाल है उसे गोरखाओं से छुड़ा लूं। और वैसे कुमाऊं में हर्षदेव जोशी ने भी क्या किया था, अंग्रेजों को यहाँ बुला के लेके आया था कि अंग्रेजों से गोरखाओं से हमें जो चंद्र सेना है, यानी कि जो कुमाऊं की जनता है, उन्हें मुक्त कराया जाए। तो गोरखा और अंग्रेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अक्टूबर 1814 में गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना आई। ठीक है, अक्टूबर 1814 में आई, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको लिखा है 1815 तक गोरखा का शासन रहा है, अभी खाली सेना आई है, ध्यान। तो सबसे पहले होता है नाला पाली या खलंगा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जनरली पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ली जा रहे हैं, ये शायद आया हुआ भी है, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो। ठीक है, गोरखा सेना का सेनापति उस समय था बलभद्र सिंह थापा। तो बलभद्र सिंह थापा और मेजर जनरल गिलेस्पी ने कलिंगा व नालापानी के किले में एक साथ हमला किया, कलिंगा में भी किया और नालापानी में भी किया। होता क्या है, यहाँ जनरल गिलेस्पी गिलेस्पी पहले ही वार में हार जाता है, लेकिन पहले मतलब ये सीधे सीधे ही मर जाता है। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेजी सेना होती है वो गोरखाओं को हरा देती है। तो 31 अक्टूबर 1814 को हमारे पास से गिलेस्पी मारा जाता है, लेकिन अंग्रेजों ने गोरखाओं को फिर भी हरा दिया था। नालापानी युद्ध का जो आंखों देखा वर्णन करता है वो किया हमारे पास से विलियम फेजन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विलियम फेजन ने नालापानी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या चाहे तो आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। एक काम करना, यहाँ पर इस समय ये भी लिख लीजिए कि आप उस समय जो नेपाल का राजा है वो कौन था, और अंग्रेजों का जो हमारे पास है उस समय हमारे पास गवर्नर था वो कौन था। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इस समय नेपाल के नेपाल के राजा भीमसेन थापा, भीमसेन थापा, इनकी नेपाल के पीएम कहने का मतलब उस समय। ठीक है, नेपाल के पीएम थे भीमसेन थापा, भीमसेन थापा, नोट कर लीजिए, भीमसेन थापा थे। ठीक है, और हमारे पास है 1814 में जब ये युद्ध हुआ था, तो हमारे पास से जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंगस। देखिए, नोट भी कर लीजिए, गवर्नर है लॉर्ड हेस्टिंगस।
ये था नाला पानी यानी कि कलिंगा का युद्ध, जिसमें कि अंग्रेजों की ही विजय होती है। सेकंड आता है अल्मोड़ा या लाल मंडी किला युद्ध। अल्मोड़ा या लाल मंडी, क्योंकि लाल मंडी कहाँ है आपके पास है, अल्मोड़ा में है। 25 अप्रैल 1815 को कर्नल निकोलस व चामू भंडारी, ठीक है, और बमशाह के मध्य लाल मंडी का युद्ध हुआ। 25 अप्रैल को चामू भंडारी के नेतृत्व में गोरखों ने खुरकी लेकर तहलका मचाया, और अंग्रेज पहले इससे क्या होते हैं, उनके बीच में भी अफरा तफरी मच जाती है अंग्रेजों के बीच में। और लास्ट में बमशाह को 26 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों से युद्ध रोकने के लिए कहना पड़ता है। अब अंग्रेजों से युद्ध रोकने के लिए कहना पड़ता है तो इन दोनों के बीच में संधि होती है। तो 27 अप्रैल 1815 को बमशाह व एडवर्ड गार्डनर के बीच संधि हुई। ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास है लाल मंडी का युद्ध हुआ है वो हुआ है कर्नल निकोलस और चामू भंडारी और बमशाह के बीच में। और जो संधि है हमारे पास से अल्मोड़ा की संधि या इसे लाल मंडी की संधि भी बोलते हैं, ये हुई है एडवर्ड गार्डनर और बमशाह के बीच में, ठीक है। इस संधि के तहत ये था कि जो कुमाऊं की सत्ता है वो अंग्रेजों को दे दी जाए। इसके बाद आता है मलावगढ़ की संधि। मलावगढ़ की संधि हुई है 15 मई 1815 को। अमर सिंह थापा से जनरल ऑक्टर लोनी ने मलाव का किला जीत लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है संगौली की संधि, जो कि हुई है 28 नवंबर 1815 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह थापा और अंग्रेजों के मध्य संगौली की संधि को नेपाल सरकार नहीं मान रही थी, अतः अंग्रेजों ने क्या किया, फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखों को पराजित किया। और लास्ट में नेपाल को लगता है कि अंग्रेज तो बहुत पावरफुल है, ये यहाँ आकर के तहलका ना मचाई, इससे ज्यादा अच्छा है हम इनकी संधि को मान लेते हैं। देखिए जो संगौली जगह है वो चंपारण में पड़ती है, चंपारण पड़ता है बिहार में। ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडिया का मैप देखा होगा आपने तो बिहार की जो सीमा है वो हमारे पास है नेपाल से भी लगती हुई है। तो ये तीन इंपोर्टेंट युद्ध हैं, तीन इसे नोट कर लीजिएगा। पहला हमारे पास है लाल मंडी का युद्ध, इसमें कर्नल निकोलस और बमसा और चाबू भंडारी आते हैं। और जो संधि है उस पर कर्नल निकोलस नहीं आएगा, उसमें एडवर्ड गार्डनर आते हैं या ई गार्डनर, ठीक है। और हमारे पास से कौन है, बमसा। फिर आती है मलावगढ़ की संधि। मलावगढ़ की संधि हमारे पास में इसमें आता है जनरल ऑक्टलोनी। ये तीन नाम अलग अलग है, इन्हें ध्यान रख लीजिएगा। या तो चाहे ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले निकोलस आएगा फिर गार्डनर और उसके बाद से ऑक्टलोनी, ठीक है। संगौली की संधि में हमारे पास से ऐसा कुछ नहीं है, अमर सिंह थापा और अंग्रेजों के मध्य हुई। और संगौली कहाँ पड़ता है हमारे पास से, चंपारण बिहार में। नेक्स्ट हमारे पास है जो संगौली की संधि है उनकी जो शर्तें। अब जब हमारे पास अंग्रेज क्या करते हैं, नेपाल की ओर चढ़ाई करने लग जाते हैं, तो 1816 में नेपाल सरकार क्या करती है, संगौली की संधि को स्वीकार कर लेती है। अब जो उसकी इंपोर्टेंट शर्तें हैं वो क्या है देख लीजिए। गोरखाओं ने अपनी दक्षिण सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया। यानी कि जो उनकी गोरखाओं की जो दक्षिण सीमा है वो वहां से अपना दावा छोड़ देंगे कि हमारी जमीन नहीं है, ये भी किसकी हो जाएगी, अंग्रेजों की। सेकंड हमारे पास है गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए जाएं। तीसरा था गोरखा सिक्किम से हटे तथा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार करें। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट तो रहेगी और लेकिन उसका खर्चा पानी कौन देंगे, सब नेपाल वाले देंगे। नेक्स्ट फोर्थ था गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति हुई। इनसे कहा कि ठीक है तुम हमें ये सब चीजें दे दो, अपनी हमारी एक रेजिमेंट भी अपने वहां रखो और हम क्या करेंगे, तुम्हें अपनी सेना में भर्ती करेंगे। तो एक कुछ शर्तें थी हमारे पास है संगौली की संधि की। और इसी के बाद पूरे उत्तराखंड में हमारा किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का हो जाता है। और सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को बुलाया होता है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, इन्हें टिहरी रियासत दे देते हैं। तो हम जहाँ हमारे पास से जब अंग्रेज आते हैं 1815 में, तो हमारे पास से गढ़वाल में एक तो बन जाती है टिहरी रियासत, जिसमें हमारे पास से कौन आते हैं, पवार नरेश। उन्हीं पवार नरेशों को बोला जाता है हमारे पास से टिहरी के राजा है, टिहरी नरेश, ठीक है। और दूसरा पार्ट हो जाता है गढ़वाल का। और हमारे पास से जो कुमाऊं है, कुमाऊं का जो पूरा मंडल है, उस समय कुमाऊं जिले के नाम से ही जाना जाता था, वो सब चले जाता है अंग्रेजों के पास। तो अर्थात 1815 में अंग्रेजों के पास पूरा का पूरा कुमाऊं और पूरा हमारे पास से गढ़वाल आ गया था टिहरी रियासत को छोड़ करके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कुमाऊं पर गोरखाओं का 25 वर्ष तक और गढ़वाल में 10.5 वर्ष तक शासन रहा, ठीक है। कुमाऊं पर कब से कब तक रहा था, फिर से देख लीजिए, 1790 से 1815, तो देख लीजिए 25 वर्ष हो गए। और यहाँ रहा था हमारे पास से 1804 से 1815, तो होते हैं 10.5 वर्ष समथिंग हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास से उत्तराखंड में गोरखा शासन भी हमारा आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद से हम देखेंगे उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कुमाऊं कमिश्नर यहाँ हुआ करे थे। उसके बाद से नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।